बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फराह। मैं हूँ इमाम। जी जनाब, आज है सैटरडे का दिन और आज के दिन हम आपको बताएंगे कि जी ये जो इतनी महंगाई हो रही है, क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, और जब एक बार महंगाई हो जाती है तो वो कंट्रोल क्यों नहीं होती, ये भी हम आज के मेहमान से पूछेंगे। क्या कहते हैं मान? बिल्कुल, हमारे साथ हैं कोकब इकबाल भाई, जो क्या कहते हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम कोकब साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मैंने अभी ये भी बताना था कि जी आप लोगों को अवार्ड मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते और कैसे मिल सकते हैं, हम ऐसे साहब से आपको मिलवाएंगे और ये भी साथ साथ हम आपसे पूछते रहेंगे, मगर मां साहब ने पहले ही आपका इंट्रोडक्शन करा दिया। लेकिन साथ साथ सर बहुत सी बातें हैं, लोगों के सवाल हैं, मेरे भी सवाल हैं। कंज्यूमर एसोसिएशन जो आपने बनाई है, सबसे पहले तो मुझे इसका मकसद बता दें। देखिए, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, अशिया सरफराह मिलावट की रोकथाम, ठीक, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी और ट्रांसपोर्ट की किराए में बिला जवाज़ इज़ाफ़े को रोकने के लिए कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया। ठीक है। और ये कंज्यूमर एसोसिएशन जो है वो टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर, यानी सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। ठीक है। जो हमने काम शुरू किया सन 2000 में, उस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, बल्कि उसके साथ साथ कंज्यूमर कोर्ट्स कायम हो चुकी हैं, फूड अथॉरिटीज कायम हो गई हैं, और आपके उसके साथ जो है पंजाब में जो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कायम है। ठीक है। इसी तरह सिंध में सिंध हेल्थ केयर कमीशन है कायम। ठीक है। तो ये काफी, और फिर 3 बड़े जो डिपार्टमेंट हैं पाकिस्तान के जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी हमारी जो सार्फिन है वो बैंकिंग सार्फिन भी है। ठीक है। इसी तरह वहाँ पे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कायम है। ठीक है। फिर आप जो मोबाइल सार्फिन की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है। बहुत सारे मसाइल हमारे साथ आ रहे थे, हमारे पास कंप्लेन आ रही थी, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है पीटीए में भी, यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी में भी कायम कर दिया गया है। ठीक है। फिर आप ट्रैवलिंग जब करते हैं तो आपको मालूम है कि ट्रैवलिंग में खुसूसी तौर पे जहाज से ट्रैवल करते वक्त ये देखा जाता है कि हम टाइम को बचाएं। ठीक है। और सही टाइम पे पहुंच जाएं, चाहे बिजनेस मीटिंग हो, दो मुलाकात हो, रिश्तेदारों से मिलने जाना हो, खुशी गम का मौका हो, तो हम टाइम पे पहुंच जाएं। अगर फ्लाइट डिले होती थी, बहुत ज्यादा, तो उसके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वहाँ पे सिविल एविएशन में बनाया। अच्छा, अगर हम देखें ओवरऑल, अगर देखा जाए तो तमाम जितने भी कंज्यूमर लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, शॉपिंग से लेके, खाने पीने से लेके, सफर से लेके, हर चीज को आप लोग उसको देखते हैं, उसके उन मसाइल को हल करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वी आर ऑल कंज्यूमर्स, हम सब सारिफ हैं। बिल्कुल। और बकौल जॉन कैनेडी के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो कहते थे कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है जिसको हम कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें सब्जी वाले से लेकर जैसे सदर पाकिस्तान तक पाकिस्तान में सब सारिफ हैं। सब सारिफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम सब सारिफ हैं, हमारे मिनिस्टर सारिफ हैं, तो फिर इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये कोशिश हमारी थी कि सबसे पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज कराया जाए, और फिर कंज्यूमर कोर्ट्स सार्फिन की दादरसी के लिए हाल ही में जो है सिंध में 28 डिस्ट्रिक्ट्स में कंज्यूमर कोर्ट्स कायम कर दी गई हैं। अच्छा। जहाँ पे सारिफ जो है, क्योंकि आप जो दूसरे अदालतें अगर वहाँ पे अपना कोई केस लेके जाते हैं तो वहाँ पे लातादाद जो मुकदमात हैं मिलते हुए का शिकार होते हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स जो हैं, ठीक है, वो अलग हों, यानी सार्फिन अदालत। ठीक है। और सारिफ अदालत जब जाए उसको किसी वकील की जरूरत ना पड़े। अच्छा, ये भी सबसे बड़ी बात है। सही। तो किस तरह मान कर वो कोई चीज लाया 20,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, 1,000 रुपए की जी, तो वो जब अगर अदालत जाएगा तो वकीलों को पैसे ना देना। ठीक है। तो अगर वो चाहता है कि वाकई वकील करना तो उसकी मर्जी है, सवाबदार है, मगर जरूरी नहीं कि वो वकील के सहारा ले। सही। वो अपना कानून में रहते हुए एक सादा एप्लीकेशन पे वो दरखास्त दायर कर सकता है। ये भी प्रोग्राम में बिल्कुल जानते रहेंगे। आप बता रहे माशाल्लाह 20 साल हो गए आपको कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बनाए हुए। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कंज्यूमर को उसका हक मिल सकता है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जितना काम हमने किया उससे ज्यादा हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किया सार्फिन को अवेयरनेस देने के लिए, और
पंजाब में जैसे मैंने बताया कि 11 डिस्ट्रिक्ट्स में कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे 5000 से ज्यादा केसेस का फैसला सार्फिन के हक में हो चुका है। ठीक है। और अब किसी को भी वहाँ पे जरूरत नहीं है कि वो एक्सपायर कोई चीज भेज दे। ठीक है। पंजाब में इसी तरह सिंध के अंदर जो है अब छोटी छोटी सी बातें, जैसे आपने देखा होगा मीडिया पे भी, एक साहब जो है वो अपनी वाइफ का शूज लेके आए और उसकी एड़ी निकल गई। उन्होंने कहा कि साहब ये मैं किसी फंक्शन में जा रहा था तो वो एड़ी निकल गई उसकी, तो इनके ऊपर जो है वो मुकदमा दायर करना चाहते हैं, इनसे अर्जाना खर्चाना लेंगे। और उन्होंने वो किया और 30 दिन के अंदर सारी कोर्ट को ये है कि उसको फैसला करना है उसके। अच्छा, 30 डेज। तो उसके लिए 15 दिन का नोटिस होता है कंपनी को देना। बहुत सारी कंपनियों को अभी भी नहीं मालूम होता कि शायद ये कंज्यूमर कोर्ट्स क्या है, और वो उसका जवाब दे देता और उसी में वो फंस भी जाता। ठीक है। कंपनी के अलावा आम लोगों को भी नहीं पता। आज के प्रोग्राम का मकसद ये है, कोकब साहब को बुलाने का मकसद ये है कि जो इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है वो हमारे लिए बनाई है, वो आम लोगों के लिए बनाई है। अगर आप कहीं शॉपिंग करने गए हैं और वो चीज आपकी खराब है और दुकानदार ने पहले से लगाया है, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें, आप अमेरिका चलिए आए, दुबई चलिए आए, कहीं और सऊदीया चलिए आए, वहाँ पे अगर आप कोई चीज लेके आते हैं आपको पसंद नहीं आई, सपोज ये कि आप कोई एक अपना कोई सूट लेके आती है, जी बिल्कुल, आप लेके आई अपनी पसंद से और लाइन थी वालदा के लिए, ठीक है, तो वालदा तो साथ में नहीं थी, मगर जब आपने कहा बेटा अगर ये कलर चेंज हो जाता, जब आप वापस जाती है दुकान पे तो कहते हैं दुकान साहब ये तो अब ना हमारी पॉलिसी नहीं, बिल्कुल चेंज ही नहीं हो सकता। अब मैं कहता हूँ, मैं अब एक और काम भी कर रहा हूँ कि जितने भी ऐसे जिन्होंने अपनी पॉलिसियां बनाई हैं जी, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा सकते, और कोई कंपनी, ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उन तमाम कंपनियों को बताते चलूं कि वो कोई बोर्ड जो है इस टाइप का अगर छाप कर रखेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ सरियत खिलाफत तो वो रिमूव करें और सारी फगर, क्योंकि आप उनके कंज्यूमर, ये सब दुकानों में लिखा हुआ होता है, हर दुकान में लिख के रखा है जी। अच्छा, मगर मेरे साथ भी होता है कि मेरी वाइफ भी लेके आती है, बिल्कुल, तो जाहिर है उनसे तो वो वापस होता नहीं। पहले मैं जाता हूँ, कोई तारुफ नहीं करा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं मीडिया पे आता रहता हूँ तो वैसे पहचान जाते हैं कि सर वो कैसे आए। मैंने कहा यार मैं आया था आपके पास मिलने के लिए, क्योंकि उनके वो खड़े होते हैं, मैं नहीं चाहता कि भाई उनकी कोई जो कस्टमर्स हैं वो खराब हो। पहले इसको मैंने थोड़ी स्लो अल्फाज में कहा, सर वो कहता है मैंने ये तो हमने देखे, हम तो नौकर हैं यहाँ पे, मैं से कहता हूँ अब आप जो है ना जीएम से बात कराएंगे, ठीक है। तो जब जैसे वो जीएम को फोन करते हैं, सर कौन साहब आए हुए जी, कॉकब इकबाल साहब आए, तो भाई इनको वो रिटर्न भी कर दें, और अगर इनको कोई चीज चेंज करनी है वो भी कर दें, नहीं तो इनको पैसे रिटर्न कर दें, इनसे मजीद बहस करने की जरूरत, क्योंकि आप मीडिया में नजर आते हैं और आप एक अथॉरिटी को देख रहे हैं, तो आम लोगों के लिए सर ये चीज नहीं होती है। मैं ये कहता हूँ कि देखें, वो जो दुकानदार है जी, वो दुकानदार एक या दो होंगे, ठीक है। आप किसी भी दुकान पे जाए कम से कम 10 सारे होंगे, बिल्कुल। तो आपका प्रेशर जो है, अगर आपने ज्यादा बुलंद आवाज से बात की, क्योंकि दुकानदार डरता तेज आवाज से, ठीक है, तो आप अपने राइट का इस्तेमाल करें। पहले इसको बड़े तरीके से अपने पोलाइट की उसको समझाएं कि आप भाई मैं आपका ग्राहक हूँ, आप ये वापस कर लें या चेंज कर लें। अगर जैसे कंपनी की पॉलिसी, सबसे पहले आप जितने भी वहाँ पे ग्राहक खड़े हों, वो जितने भी कंज्यूमर्स खड़े हुए हों, वो कहें कि अपना ये बोर्ड रिमूव करो, जैसे मैंने कह दिया उनको कि बोर्ड रिमूव करें। अभी मैं कमिश्नर साहब से भी बात करने वाला हूँ और मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा कि इसको जो है, और सीएम साहब को भी लेकर आऊँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेकर आऊँ, कि सबसे पहले तमाम आउटलेट से ऐसे जो रिटर्न पॉलिसी है उनके बोर्ड रिमूव कराएं। और जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज में होता है, अमेरिका में होता है, दुबई में होता है, सऊदी में होता है, कि वो जब चाहे, हाँ एक बात मैं और कहते चलूं कि ये यूज ना करके जाए, खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम है तो वो आप उसको कर सकते हैं, उसका सही मतलब ये है कि उसके वो हमारे यहाँ तो ये था ना दस्तूर कि भाई हम कोई अगर कोई हमें फैसिलिटी कर दिया तो आज ये कहते हैं कि जी जनाब ये जो है चले हमने पहना और दूसरे दिन हमने इस्तेमाल करके पार्टी में फिर वापस चलेगा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि कंपनीज की पे जाहिर है अपनी जो वो है वो फिर आपको जो फैसिलिटेट करना फिर वो बंद कर सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बातें हमारी होती रहेंगी, आगे चलती रहेंगी। एक छोटा सा वक्फे का हो गया है जी टाइम, हम आते हैं जल्दी जल्दी जाके जल्दी जल्दी वापस।
वेलकम बैक। कोकब साहब से भी बहुत सारी बातें पता लगी कंज्यूमर्स के राइट्स के हवाले से, मैंने भी बहुत सी बातें बताई हैं उन्होंने भी। अच्छा कोकब भाई, क्या कहते हैं जो हमारे मुल्क में बाहर से जो सामान इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, और वो जो सामान यहाँ आता है वो उनके ज़बान में लिखा हुआ होता है, उस पर हलाल और हराम का भी कोई, इससे सार्फिन को कैसे उससे बचाया जाएगा? समटाइम आपकी अपनी डच ज़ुबान है या बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई दूसरी ज़बानों में। बहुत अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये मेरे ज़हन में कई सालों से गर्दिश कर रहा था और उसके बाद हमने गवर्नमेंट को लिखा कि इसको, क्योंकि हम जब दूसरी कंट्रीज में जाते हैं खुसूसी तौर पे अरब ममालिक में, तो वहाँ पे उनकी अपनी ज़बान में सब चीज़ें होती हैं कि क्या अज्जा लिखे हुए हैं, क्या चीज़ है, कब एक्सपायरी है, क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं, कब बना हुआ है। तो हमने कहा कि ये पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए पाकिस्तान में भी। बड़ा इसके ऊपर इम्पोर्टर्स ने जो खुसूसी तौर पे फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, उन कंपनियों ने बड़ा शोर मचाया कि साहब हम तो एक कंटेनर मंगाते हैं, उसमें सैकड़ों आइटम होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, ये तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, खुसूसी तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने कहा कि जनाब इसके अलावा जब तक के अब जो इम्पोर्ट होगी उसके ऊपर ये लिखा होना जरूरी होना चाहिए उर्दू जबान में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दिन तक ये कोशिश में लगे रहे तमाम इम्पोर्टर्स के ये चेंज हो जाए, कुछ बहुत सारी कोशिशें की, मुख्तलिफ पॉलिटिकल उस पर भी लेके गए कि नहीं जी ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो ये नहीं है, नहीं हो सकता। आखिरकार गवर्नमेंट ने घुटने नहीं टेके। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने वो चीज जो कि मेरे दिमाग में थी, मेरे सोच में थी, मेरे ख्वाब था, उसको उन्होंने पूरा किया कि तमाम लोग, क्योंकि हर आदमी जो है इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, हर आदमी डच नहीं पढ़ सकता, हर आदमी दूसरी टर्की की लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता, तो अब जो जितने भी आइटम्स इंपोर्ट हो रहे हैं तो आप देखें कि उसके ऊपर उर्दू में वो सब चीजें लिखी होती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी कौमी जुबान उर्दू है और उर्दू हर जगह बोली जाती है, पसंद भी की जाती है। मैंने भी देखा है कि फॉरेनर बड़ा पसंद करते हैं कि उनको अगर उर्दू सिखाई जाए, तो हमारी अपनी कौमी जुबान है और हमें इसी में चीजों का पता होना चाहिए। सर साथ ही साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी आपसे पूछूंगी, रमजान एक ऐसा महीना है, बाबरकत महीना, उस महीने में पूरी दुनिया में सेल लग जाती है चीजों के ऊपर। हमारा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि एक ठेले पे जहाँ पे खजूरें या बनानास या कोई फ्रूट्स या सब्जियां, हरा धनिया तक वहाँ पे जो है वो 10 रुपए से उठ के 100 रुपए पे चला जाता है। इसके ऊपर आप लोग क्या एक्शन लेते हैं? बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि ये हमारे यहाँ की जो हमारे जो, और ये देखें कि 99% यहाँ पे मुसलमान ताजिर है जो अपने अजान होती है तो फौरी तौर पे मस्जिद की तरफ भागते हैं, हज करने, उम्रा करने, उनका भी एक मामूल बना हुआ है, मगर मुनाफाखोरी से नहीं वो इज्तनाब करते। मुनाफाखोरी उनमें ऐसा लगता है कि बचपन पैदा होते ही उनको मुनाफाखोरी की तालीम दी गई कि मुनाफाखोरी तुमने जरूर करनी है। और मुनाफा कमाना यकीनन ताजिर हैं, जरूरी है कि वो मुनाफा कमाए, जायज मुनाफा कमाए, मगर मुनाफाखोरी का लफ्ज वहां पे आता है उन तमाम मुनाफाखोरों के लिए जो कि खुसूसी तौर पर रमजान में और हमारी जितने भी हमारी त्योहार आते हैं उस वक्त उनकी जो है वो प्राइजेस एक दिन में नहीं बढ़ाते, ये 3-4 महीने पहले से, जैसे एक हम सोच रहे होते हैं कि अब रमजान आएगा, हम नमाज की तरफ जाएंगे, हम मसाजिद में जाना है, हम उसकी तैयारी करते हैं। हम तैयारी करते हैं रमजान का चांद देख के, और ये तैयारी करते हैं 3 महीने पहले, तो ये प्राइजेस अब करनी है, किस तरह करना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है, इस आइटम की डिमांड होगी, ये से होगा फल खुसूसी तौर पे। तो हमने ये 3-4 साल हो गए, आपने देखा होगा कि एक मुहिम चलाते हैं हम कि कंज्यूमर एसोसिएशन की जानिब से तमाम सार्फिन से अपील की जाती है कि रमजान शरीफ के पहले 10 दिन यानी पहला अशरा जिसको कहते हैं, उसमें फलों की खरीदारी बंद कर दें, और अगर बंद नहीं कर सकते तो बहुत कम कर दें, तो उसमें जो है बहुत बड़ा फर्क आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 रमजान के बाद तो फिर हम वही अपनी रूटीन पे आ जाते हैं, तो कोई ऐसी वो नहीं होती, क्योंकि ये शुरू का ही अशरा होता है जिसमें मुनाफाखोरी उरूज पे होती है, यानी 60 रुपए दर्जन का केला
150 रुपए दर्जन तक बेच जाता है। सर ये बात तो आपकी मैं मान रही हूँ, लेकिन ये हमारा रमजान महीना, पूरा दिन आप भूखे रहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में आप रोजा रखते हैं, आपको बहुत सी आपके जिस्म को जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है, चीजों की जरूरत होती है। आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीमार भी होते हैं मगर रोजा नहीं छोड़ते। तो बजाय इसके कि हम लोगों से ये कहें कि आप अपनी चीजों को कंट्रोल करें, आप खरीदना बंद कर दें, आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं करते जो ये चीजें पहले से ही बढ़ाना शुरू कर देते? पहले से उनके लिए कोई नोटिस क्यों नहीं जारी किया? देखिए, बिल्कुल कमिश्नर कराची जो है, अगर कराची की सतह पे है तो उनकी तमाम डिप्टी कमिश्नर साहबान, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान सब एक्शन लेते हैं। और मैं खुद भी क्योंकि कमिश्नर कराची की टीम का हिस्सा हूँ, मेंबर टास्क फोर्स हूँ कमिश्नर कराची का, तो हमारे साथ भी हम लोग भी मार्केट में, और ये गुज़िश्ता कोई चंद साल से नहीं कर रहा है। हमारे साहब को मालूम है कि गुज़िश्ता में कोई 18 साल से मुसलसल मार्केटों में जाता हूँ और प्राइसेस को चेक करता हूँ और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि मेरे पास तो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात नहीं है, तो मैंने इसीलिए कहा है गवर्नमेंट से कि एजाजी मजिस्ट्रेट जिसमें कंज्यूमर एसोसिएशन को भी शामिल करें, वो मुकर्रर किए जाए और उसके खिलाफ फिर हमें पास इख्तियारात हों कि हमें मजिस्ट्रेट की तरफ ना देखना पड़े और हम उसकी तरफ जाएं। मगर दूसरी तरफ जो बात कहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की, मगर रोजा रखते क्यों है? प्यास के लिए। क्यों प्यास के लिए? कि वो जिसको पानी मैसर नहीं है वो उसको प्यास कैसे लगती होगी, इसलिए हम रोजा रखते हैं। भूख यह का एहसास इसलिए रखते हैं रोजा कि जो आदमी को खाना मैसर नहीं है तो उसका एहसास रखने के लिए कि उसको भूख कैसी लगती होगी, इसलिए रोजा रखा जाता है। और रोजे रखने का नाम ये नहीं है कि हम बड़ी बड़ी अपनी अफ्तार की लिए डिशेस सजाएं, बड़े दस्तरखान सजाएं। एनर्जी के लिए जहाँ तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि 2 खजूर जो है, 2 खजूर, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, 2 खजूर जो है फुल ऑफ एनर्जी है। तो मैं समझता हूँ कि एक पानी का गिलास और शरबत भी नहीं, एक पानी का गिलास और 2 खजूर है, ये अगर हमारे उसका हिस्सा हो और हमें एहसास हो कि प्यास के वक्त दूसरों को जो कि जिनको पानी मैसर नहीं है, जिनको खाना मैसर नहीं है, तो यकीनन फिर हमारे रोजे का भी एक अफादियत आती है उसमें। तो ये एक जरूरी है कि हमें अपनी सोच को ऐसा जगाने के लिए रमजान का महीना आया है ताकि आपके अंदर एहसास आए, आपको पता चले कि पूरा साल जो लोग ऐसे लोग जो लोग खाना जिनको सही से नहीं मिलता, एक वक्त का खाना जिनके लिए नहीं होता पूरा, जिनके घर में बहुत से मसाइल होते हैं। ये बात करते करते सर एक और सवाल मेरे माइंड में कि क्योंकि बहुत सी चीजों को आप लोग देखते हैं, फूड अथॉरिटी को, ये कॉस्मेटिक्स को या कपड़ों ब्रांडेड चीजों को आप देखते हैं, तो गरीबों के लिए बहुत से ऐसे इदारे भी यहाँ पे मौजूद हैं जिसको हम एनजीओस भी कहते हैं, जिनको फलाही इदारे कहते हैं, और उनके पास रमजान के महीने में इतना फंड आता है, इतना खाने पीने की अशिया आती है, वो कहाँ जाती हैं नहीं समझ आता। क्या उसके ऊपर भी आप लोग कोई एक्शन ले सकते हैं? देखिए, ये उनका ईमान और धर्म है, और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनसे यकीनन अल्लाह मियां भी साहब पूछेगा। मैंने अभी हमारे साहब से बड़ी एक बात कर रहा था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अलग सब्जेक्ट है जी। आप कभी इसके ऊपर प्रोग्राम करें तो मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे कोई काम क्यों नहीं हो रहा। सिर्फ अवार्ड लेना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ये जो हमारे जी तो नहीं, वो जो अवार्ड है वो देखिए मुख्तलिफ टाइप के अवार्ड है। हम तो बाकायदा फख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान में जो दागमिल डाली प्राइवेट सेक्टर में कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने डाली, उसकी भी वजूहत हैं कि आपकी जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट और जो भी अच्छे प्रोडक्ट हैं उनको आप अप्रिशिएट क्यों नहीं करें। अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट बनाना है उनमें भी आप वो मुकाबले का रुझान पैदा करें। ये बात आपकी अपनी जगह वैलिड है, इसको तो हम कंटिन्यू करेंगे कि हम जो एप्रिसिएशन अवार्ड्स देते हैं वो जरूरी होते हैं, कॉस्मेटिक्स को, ब्रांड को, पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं। मगर फिर मेरा सवाल वही है कि जो ये इदारे हैं उनको आप लोग कभी उनसे, जिनको आप अप्रिशिएट करते हैं, उनको आप ये भी पूछते हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, एक तो ये कि जिनको हम अवार्ड देते हैं वो कोई मेरी नजर में अपनी एक अच्छे ब्रांड्स बनाते हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ, वो जो आप बात कर रही थी ना कि जो लोग रमजान में ये चीजें जमा करते हैं, और बहुत सारे लोग, यानी मैं आपको बताऊं कि जैसे अफगानिस्तान की जंग के दौरान जूते आए, वो भी मार्केट में बिकते हुए देखे,
उससे पहले मास्क आया अभी कवर्ड में, तो उसमें भी आपने मार्केट में बिकते हुए देखे। तो इसी तरह क्योंकि मार्केट में मास्क की शॉर्टेज थी और हर कीमत पे लोग खरीदना चाह रहे थे अपनी जिंदगी बचाने के लिए, तो हमारे यहाँ के लोग बेज़मीर लोग हैं। जो बेज़मीर लोग हैं वो हमें यकीनन वो काम करेंगे कि फलाही इदारे जो कि खाना और ये चीजें जमा करते हैं और हकदारों तक हक नहीं पहुंचाते, तो यकीनन है यहाँ नहीं तो अल्लाह के यहाँ जरूर वो जवाब ना होगा। जी बिल्कुल। आप कोको भाई क्या कहते हैं, ये एक चीज बताइएगा, जो लोग जखीरा अंदोजी करते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके लिए क्या लाएमल बनाए हैं कि वो उनकी रोकथाम की जाए? देखिए एक तो फैक्टर यही लोग हमारा जो बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जखीरा अंदोजी अगर नहीं होगी, मैंने हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खत लिखा है और उसमें ये कहा है कि ये जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर, देखिए मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैंने कहीं बात ये नहीं की, और आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक अगर मेरी आवाज और कोई प्रोग्राम मेरा देख रहा हो तो उन तक ये बात भी पहुंचा दें। मैंने भी लिखा है कि आपको अपोजिशन से इतना डर नहीं है और ना डरना चाहिए आपको, क्योंकि अपोजिशन और कभी आप अपोजिशन में होंगे, कभी आप हुकूमत में होंगे, ये तो सिलसिला चलता रहेगा इस मुल्क के अंदर। मगर आप अगर महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए और लोग फिर अगर सड़कों पे आ गए तो फिर कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि हुकूमत 5 साल चलेगी या 5 घंटे चलेगी या 5 दिन चलेगी। तो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये चाहिए कि ऐसी हिकमत अमली तैयार करें कि जिसमें कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को शामिल करें। हम उनको बहुत सारी गाइडेंस देंगे कि किस तरह महंगाई को, किस तरह जखीरा अंदोजों को कंट्रोल किया जा सकता है, और यहाँ पे अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो सख्त तरीन सजाएं जब तक नाफिज नहीं करेंगे, अमल दरामद नहीं कराएंगे, कुछ भी नहीं होगा। यही मुनाफाखोर आपको मुंह चढ़ाते रहेंगे, यही जखीरा अंदोज जो है आपके खिलाफ, आपके यानी हुकूमत के खिलाफ काम करते हैं। अगर जखीरा अंदोजी कर रहा है और फिर वो महंगी अशिया बेचेगा, जखीरा अंदोजी करने का मकसद ये है कि वो महंगी अशिया, अगर आज उसने 50 रुपए की चीज खरीदे कल 100 रुपए में बेचेगा, तो इसका मतलब ये कि वो मुनाफाखोरी भी कर रहा है और फिर लोगों को लूटमार भी कर रहा है। असल में हमारे यहाँ से सजाएं नहीं दी जाती, हमारे यहाँ कानून तो बन जाते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं होता। अगर एक दुकान के ऊपर अगर 100 रुपए किलो एक चीज मिल रही है, 4 दुकानें छोड़ के वो 150 रुपए किलो मिल रही है, वहां से भी लोग ले लेते हैं। असल में शायद नहीं, यकीनन बहुत ज्यादा गलती हमारी है कि हम उनको वहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करते, हम उन्हें मना नहीं करते, उन्हें रोकते नहीं। आपके साथ साथ ये आम लोगों की भी गलती है कि उनको ये करना चाहिए। सर, आपकी जो एसोसिएशन है इसमें अगर कोई कंप्लेन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं तो हमेशा हमारे जो ऑफिस के नंबर है जी, और ईमेल है, वेबसाइट है, ईमेल जो है हमारा consumerspeak@gmail.com, ऑफिस का नंबर है 02132639730, उस पे कंप्लेन कर सकते हैं। एक हमारी वेबसाइट पे कंप्लेन फॉर्म है, उसको फिल अप कर सकते हैं। फिर वो जिस मुतालिक, अगर बैंकिंग कंप्लेन है तो हम स्टेट बैंक को फॉरवर्ड करते हैं। अगर यानी टेलीकॉम की कोई कंप्लेन है तो उसको फॉरवर्ड करते हैं कि जी पीटीए को फॉरवर्ड करते हैं। अगर सिविल एविएशन से जहाज से मुतालिक कोई है कि फ्लाइट डिले हो गई, किसी का वो सामान चोरी हो गया, तो हम उसको जो है फॉरवर्ड करते हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी को। उसके साथ साथ अगर कोई महंगाई की कंप्लेन है, देखिए महंगाई का रोना तो हम लोग बहुत रो रहे हैं, हर जगह बैठते हैं, बहुत महंगाई हो गई, हर जगह बैठते हैं, ये हो रहा है भाई। आज तो देखें दाल की कीमत जो कि कभी 20 रुपए किलो दाल जी, आज वो 220 रुपए किलो है, और कोई दालें जो है 250 रुपए को भी क्रॉस कर चुकी है। तो आप ये समझे कि अब तो ऐसा लगता है कि पानी में रोटी डुबो के खाने जो है वो भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। कौन कंट्रोल करेगा इन चीजों के ऊपर? ये मैंने आपको कहा कि ये जो है, अच्छा कमिश्नर कराची या जितने भी कमिश्नर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, जिनके पास ये अथॉरिटीज है, ये सवाल कभी आप कमिश्नर को बुला के भी पूछें कि आपने कितने चालान किए, अच्छा चालान किए या फाइन किया, उसकी रकम किस खाते में गई, और उससे जो है कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि मैं 4 साल से कह रहा हूँ कि ये कायम किया जाए। अगर आपके पास आप कहते हैं जी हमने जो है देखें इस दिन जो है 20 लाख रुपए का पूरे कराची में चालान कर दिया, ठीक है किया, मगर हमारी तो सारिफ की जेब से निकल गया, तो 20 लाख रुपए आपके पास अगर महीने में
4 करोड़ रुपए आते हैं उसमें मद में, तो आपने 4 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट हमारी जो गरीब थी उसके खाते में जमा करा दिए, या उस खाते से आपने जो कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर या कंज्यूमर कंप्लेंट सेंटर कोई मार्केटों में कायम किए, या वहां पे कोई आदमी बिठाए कि जनाब आप जो है फौरी तौर पे कंप्लेन करें, हमारा असिस्टेंट कमिश्नर एक की ड्यूटी है, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहिबान से, आज जनाब हमारी पोलियो कैंपेन चल रही है, अभी तो हमारे लोग सारे उसमें मसरूफ हैं, बड़ी मेहरबानी कौकब साहब नेक्स्ट वीक देखते हैं। कभी हम बात करते हैं जनाब वो गुज्जर नाले पे जो है सफाई उड़ने वाली है, आज हमारी पूरी टीम उसमें लगी हुई है। तो ये जो कहानी है ना, क्योंकि कौन कर रहा है कार्रवाई, कौन करेगा, उनके पास इख्तियार। जब आपने कमिश्नर निजाम को सारा इख्तियार दे दिए, जो कि अभी सूबाई वजीर बल्दियात हमारे नासिर हुसैन शाह भी मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे थे, उनका बयान मैंने कहा ये हमारे जो है वो यहाँ पे जब इलेक्शन होंगे सूबाई बल्दियाती इलेक्शन, तो कमिश्नर सेक्रेटरीट जो है वो चलता रहेगा। भाई चलाओ, मगर उसको तरीके से चलाओ, उसको पूरे उससे बोलो एक असिस्टेंट कमिश्नर डेली की रिपोर्ट करेगा और डेली जो हमें बताएगा, तब जाके महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपसे बातें होती रहेंगी और बहुत इंफॉर्मेटिव बातें हो रही हैं, तो क्यों एक चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ आते हैं, जल्दी जाके जल्दी वापस आते हैं। आपके माइंड में जो सवाल है उनको सोच करके हम उसका जवाब रखते हैं। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं। बात करते हैं दोबारा से। पहला आपसे कि हमारे पास जो क्या कहते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, जहाँ 2 नंबर दवाइयाँ भी बहुत बन रही हैं, इनके लिए कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तानी के, क्योंकि इन दवाइयों से लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई होती है। उसके अलावा साथ साथ एक और कि जो हमारे पास जो क्या कहते हैं MBBS डॉक्टर्स नहीं है, मतलब आप जितने रिमोट एरिया में चले जाए, मैं तो रिमोट एरिया तो छोड़ दें कि किसी मैं कोई सुरजानी के किसी इलाके में जा रहा हूँ या मलीर या कहीं और, मैंने लियाकताबाद जैसे मेन सिटी जो सिटी में, यहाँ पे मैंने ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं। और मेरा खुद का वास्ता पड़ा है कि एक स्कूल में एक डिसेबल स्कूल की अटेंडेंट जो है वो 15 साल से OPD कर रही है। तो ऐसे लोगों का क्या मतलब क्या हाल कर रहे होंगे लोगों का? हाँ सब देखें, सितम जरीफ ये है कि गाँव गोटों की तो और बड़ी बदतर सूरत हाल है। अताई डॉक्टर्स, बिल्कुल, वो कोई कंपाउंडर किसी डॉक्टर के साथ 2 साल गुजारे और उसने अपने गांव गोटों में जाके, नहीं शहर के अंदर, लियाकताबाद में, सुरजानी में, न्यू कराची में, मुख्तलिफ इलाकों में, लांडी में एक बोर्ड लगा लिया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट। और वो जनाब लोगों को क्या पता, उसमें बोर्ड पे लिखा हुआ MBBS फलाना ढिमा का। अब उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करवाई, हमने एक डिपार्टमेंट बनवाया जो कि जाहिर है कि इसको कैसे कंट्रोल करें। मैं तो मेरे पास तब पावर नहीं है, कब तक कमिश्नर की टीम जाएगी, कब तक ये कोई और जो जाएगा, डिप्टी कमिश्नर के पास टाइम नहीं है। तो इसके लिए एक अलग अथॉरिटी बनाई गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, और सिंध में सिंध हेल्थ केयर कमीशन बनाया। जो ज्यादा फीसें चार्ज कर रहे हैं उनके लिए भी, जो अताई डॉक्टर हैं उनके लिए भी हजारों की तादाद में क्लिनिक्स बंद कर दिए, नोटिस और सबको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि जनाब इनके लिए ये भी होना चाहिए जो अब हमें कैसे पता चलेगा ये डॉक्टर सही है कि नहीं, आपने तो कार्रवाई बाद में करनी है, वो जब तक इंजेक्शन लगा चुका होगा। तो मैंने इनको ये सजेशन ये दी है कि जनाब उसकी जो डिग्री है प्रिंट करके जो PMDC उनका जो अथॉरिटी जो इशू करता है वो उसका स्टैंप हो और उसका नंबर लिखा हो कि ये ऑथेंटिकेट सही है। फिर इसी तरह हमने कहा कि अभी एक और लगा हुआ होना चाहिए। मैं गया, मैं पेशेंट हूँ, मैंने देखा अरे डॉक्टर साहब की डिग्री कि ये ऑथेंटिकेट है और ये PMDC से रजिस्टर्ड नंबर होगा। होता ही नहीं है। फिर उसके बाद एक नंबर भी हो कि अगर आपको जो कोई कंप्लेन है तो आप पूछ सकते हैं कि PMDC से कि यही नंबर है, यही डिग्री आपने इशू की है, तो ये भी होना चाहिए। अब उसके ऊपर तरफ भी इंशाल्लाह तवज्जो दी जा रही है। ठीक है। तो अताई डॉक्टरों के खिलाफ हमने कार्रवाई कराई। दूसरी बात जो आपने दूसरा जो क्वेश्चन किया, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जान बचाने वाली दवाएं और उसके साथ जान बचाने वाले इंजेक्शन,
یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں آپ نے آئس کریم لاتے ہوئے تو آئس کریم کی جو گاڑیاں ہیں اس کو باقاعدہ ریفریجریٹڈ دیکھا ہوگا. بالکل بالکل بالکل. مگر اما صاحب یہ بہت ہی افسوسناک ہمارا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ میڈیا پہ میں نے دکھایا بھی ہے کہ ایک چینل پہ ہم نے دکھایا کہ جناب جو ان کے آئس باکس, آئس گاڑیاں تو ہیں ہی نہیں نا ان کے پاس, آئس باکسز اور پینا نیچے سے نکلا ہوا ہے, اور وہ جب فیکٹری سے لے کے نکلے گا گرمیوں میں خصوصی طور پہ تو 37 پہ وہ جب اب وہاں پہ لے کے آتا ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ وہ میڈیکل اسٹور میں وہ فریج میں رکھ دیتے ہیں. ہمارا پیشنٹ جاتا ہے صاحب وہ فریج میں سے نکال کے دیتا ہے, بھائی وہ تو انجیکشن پہلے ایکسپائر ہو گیا, خراب ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیمپریچر اس کو چاہیے, جب وہ ٹیمپریچر اس کو نہیں ملے گا تو ٹیمپریچر آؤٹ ہو گیا, اچھا وہ تو ایکسپائر ہو گیا, ختم ہو گیا, اس کا کسی کا وہ کہتے ہیں نا کہ انجیکشن بھی لگا اس کا اثر نہیں ہوا. اسی طرح بہت ساری دوائیں, اب دوائیں کیا ہیں, جتنی بھی کمپنیز ان سے پوچھیں کہ جی یہ جو پاؤڈر ہے نا کھانے والا, ہمارا صاحب بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے, آپ بھی اسی کراچی میں نا ماشاءاللہ, آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی فارماسیوٹیکل کمپنی تھی, اور مان چلا کہ ہیوج بڑھ گئی. کیسے؟ ایک تو انہوں نے دوائیں جو مہنگی بیچی اور اس کا رونا روتے رہے, اس کے بعد وہ دواؤں میں جو کنٹینٹس, جو دوائی جس کو کہتی ہے وہ کتنی تعداد ہے, اور اس کے ساتھ اس کے کھانے والا پاؤڈر کتنا زیادہ تعداد میں ڈالا, تو دوا اثر کیوں کرے گی. ایک آپ ایک جو سر درد کی دوا ہے, میں نام نہیں لیتا, کہ آپ وہ ایک یو اے کی کھا لیں اور ایک پاکستان کی کھا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2 دن تک تو آپ کا سر اور بڑھ جائے گا. سر مقصد تو وہی ہے کہ یہ مسائل تو ہیں, ہم آپ سے یہی تو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ کتنا ان کے اوپر روک تھام. دیکھیں ہم روک تھام اتھارٹیز کو, جیسے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے جس کا کام روکنا ہے, اور میں اس کے ساتھ ساتھ بھی بتاتا چلوں کہ نیپرا, پیمرا, اوگرا جو بنائی گئی تھی نا, اس کے اگر بی سائٹ پہ جائیں ٹو پروٹیکٹ دی رائٹ آف کنزیومرز کے لیے بنائی گئی تھی مشرف صاحب کے دور میں. اور اب کیا کرتی ہے کہ اوگرا کہتی ہے کہ صاحب تیل کی پرائز بڑھا دیں. سمری 8 سال کر رہی ہے اوگرا, گورنمنٹ کو اس کا رائٹ ہی نہیں ہے, غلط کام کر رہی ہے اوگرا. ایسے تینوں اداروں کو بند کر دیں. میں آپ کو آپ کے چینل کے توسط سے میں خود کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اوگرا, پیمرا, نیپرا یہ ادارے بند کر دیں, کیونکہ صارفین کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے. اس کا کام تھا کہ اگر گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے تو یہ کہے کہ نہیں جی گیس کی قیمت غلط بڑھ رہی ہے, گیس کسی کی کم آ رہی ہے تو بتائیں کہ گیس کیوں کم آ رہی ہے. بجلی کا اگر بل آپ کا زیادہ آ رہا ہے تو نیپرا اس کے کام ہے کہ اس کا وہ دیکھے, درخواست دیتی بجلی کی قیمت. مگر یہاں پہ تو کیا ہے کہ وہ آپ کو کہ الیکٹرک جاتی ہے وہ جو ہے, کیونکہ بھائی یہاں پہ یہ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ 60 سال میں کس نے جانا ہے, یہ کرونا میں کتنے چلے گئے, سب دیکھ رہے ہیں, میرے رشتے دار چلے گئے, دوست چلے گئے, فلانے چلے گئے, روتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر اسی دھندے میں لگ جاتے ہیں. منافع خوری, جال سازی جب تک یہاں سے ختم نہیں ہوگی, اور جب تک کہ کنزیومر پروٹیکشن کے لیے حکومت باقاعدہ طور پر ایک علیحدہ منسٹری قائم نہیں کرے گی, جب تک کہ یہاں پہ ون ونڈو آپریشن نہیں ہوگا, اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا. ہم تو ایک پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ہماری جو این جی او ہے, نیشنل این جی او, پورے پاکستان میں اس کے تبادلے رہے الحمدللہ, ہمارا سب کو پتا ہے, اور اس میں اب الحمدللہ ہمارے پاس ریٹائرڈ برگیڈیئرز بھی ہیں, اور اس کے حاضر جو وہ ہمارے جو ایک کمپنی کے ایک ادارے کے جو ہے وہ چانسلر بھی ہیں ایک یونیورسٹی کے, تو ہمارے ساتھ والنٹری بیس آرگنائزیشن جو کہتے ہیں کہ سر آپ اچھا کام کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ مرحوم ہمارے پروفیسر ڈاکٹر پروفیسر وہاب صاحب انتقال فرما گئے, وہ ہماری ایسوسیشن کے ایڈوائزری کونسل کے چیئرمین تھے. تو اب جو ہے وہ ہم نے جو ایک سابق جو ایڈمنسٹریٹر رہے کراچی کے فاروقی صاحب, ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا, وہ اس کے ایڈوائزری کونسل کے چیئرمین ہیں. تو بہت بڑی تعداد میں یعنی 35 اراکین پہ تو ہماری ایڈوائزری کونسل ہے. پھر ہمارے پورے جو چیئرمین سندھ علیحدہ ہیں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ, پھر پنجاب کے چیئرمین ہیں, پھر اسی طرح ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں. تو الحمدللہ دیکھیں جب میں نے یہ شروع کیا تو 10 آدمی بھی مجھے نہیں ملتے تھے, کیونکہ مافیا سے ٹکر لینا کا کام تھا, اور لوگ ڈرتے تھے کہ ہمیں کہیں ادھر ادھر نہ کر دیا جائے. تو ہمت و مردہ, اور جب خدا ہے اور جب آپ کے ساتھ اللہ ہو, اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو میں نے اپنی 5ویں کلاس میں دیکھا, ہم تو ایک بڑا قول تھا کہ
شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو میں الحمدللہ ابھی بھی بغیر تن تنا بغیر گارڈز کے دندناتا پھرتا ہوں اور اسی مافیا سے ٹکر. بہت اچھی بات ہے سر. بات کرتے کرتے آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز کی جو فیس ہوتی ہے وہ فیس کیا ایک مقرر کی گئی ہے یا کیونکہ پرائیویٹ ڈاکٹرز کی فیس تو بہت زیادہ ہوتی ہے؟ پرائیویٹ ڈاکٹرز دیکھیں یہ میں کہتا ہوں کہ ایک جو یہ پیشہ جو ہے نا جی ماشاءاللہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں معاف کیجئے گا مگر میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے چھوٹی میری بیٹی ڈاکٹر ہے امریکہ میں. تو جب اس نے ایڈمیشن لیا تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا ڈاکٹری کر رہی ہو تمہاری دادی کا خواب تھا تو مسیحائی کا کردار کرنا. میں ایک اللہ جنت نصیب کرے ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے اور بہت بڑا نام تھا ان کا تو میں ان کو کہتا تھا ان کا نام لے کے تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ کوکب پوری دنیا مجھے ڈاکٹر کہتی ہے ڈاکٹر صاحب کہتی ہے تم میرا نام کیوں لیتے ہو. میں نے کہا آپ نے جس ایمبولینس آپ نے رکھائی ہوئی ہے پراڈو رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ نے وہ ایمبولینس کا نمبر پلیٹ لگائی ہوئی جس کو آپ خود چلاتے ہیں. کتنے لوگ پیشنٹوں کو اب اس میں لے کے گئے وہ پہلے بتائیے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں آپ ہاسپٹل کی تو لوگ آپ کو جو ہے وہ کسائی کہتے ہیں تو باقی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو وہ جو ہے میں کیونکہ میں نے ان کو صاف کہا منہ پہ مطلب میں نے آپ کو بتایا نا میں منہ پھٹا آدمی ہوں اس معاملے میں. تو میں نے کہا معاف کیجیے گا. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر ایک بہت بڑا معزز پیشہ ہے مگر 90% ڈاکٹر اس وقت جو ہے جب وہ اپنا پرسکرپشن لکھتے ہیں تو ساتھ والی میڈیکل اسٹور سے ہی وہ دوا ملتی ہے کہیں اور سے نہیں ملتی. اس میں بھی ان کا کمیشن. آپ کو اگر کوئی ٹیسٹ لکھ کے دیں گے اس میں بھی کمیشن. دوا 2 سے زیادہ ضرورت نہیں ہے پیشنٹ کو 8 دوائیں لکھ رہے ہیں کیونکہ میں نے وہ بھی بند کروایا تھا ان کے جو یہاں پہ کانفرنسز ہوتی تھی بڑی بڑی ان کو تحفے ملتے تھے تو انہوں نے جب جہاں پہ بند کرایا تو ان کو باہر لے آنے لگی وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے جتنی لوٹ مار. ایک پروگرام میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو فارماسیوٹیکل ایسوسیشن کے چیئرمین تھے تو میں نے کہا کہ بھائی آپ ایک زمانے میں میڈیکل ریپریزنٹیٹیو تھے. اما صاحب سمجھ گئے ہوں گے ایک ریپریزنٹیٹیو تھے سب سمجھ رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں. اما صاحب کیونکہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں تو میں نے ان کو اس پروگرام میں لائیو پروگرام چل رہا ہے میں نے ان سے کہا کہ ریپریزنٹیٹیو جو آپ کے پاس بائک اگر پنچر ہو جاتی تھی پیسے نہیں ہوتے تھے آپ اتنی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی ابے بھائی کہاں سے آ گیا کوئی گھر میں اتر گئی آپ کی پیسے اتر گئے کہاں سے آ گئے. اور یہ بٹ کوائن اور بٹ کوائن جو چل رہا ہے جس میں اب وہ پتہ نہیں کہا 65 لاکھ تک پہنچ گیا 1000 تک پہنچ گیا تو یہ اس کے اوپر بھی ہم ایک بڑا ٹاپک رکھیں گے کہ یہ بٹ کوائن ہے یا بٹ کوائن ہے. اچھا یہ ایک چیز پوچھنی تھی کاکو بھائی آپ سے کہ آپ نے بتایا کہ آپ جب کمشنر سے ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کبھی ان کے بہانہ ہوتا ہے کہ کبھی پولیو اسکیم چل رہی ہے فلاں اسکیم چل رہی ہے پراپرلی کبھی کچھ ہے کبھی کہیں بزی ہے کہیں اور وہ پراپرلی کوئی ایکشن نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی گورنمنٹ کو آپ نے کوئی سجیشن دیا کہ ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ بنایا جائے کنزیومرز کے لیے جو ہو بھلے کمشنر صاحب کی نگرانی میں ہی مگر اس کا پورا سسٹم الگ ہونا چاہیے پورا. دیکھیں میں تو چاہتا ہوں کہ کنزیومرز پروٹیکشن کے لیے جس طرح ہماری نیبر کنٹریز میں باقاعدہ طور پر ایک منسٹری ہے سینکڑوں منسٹریاں بنائی ہوئی ہیں صوبائی سطح پہ بھی وفاقی سطح پہ بھی کنزیومرز افیئرس منسٹری بنا دی جائے اور اس کو پرائز کنٹرول کرنے کا اختیار اس کے جو افسران ہوں گے یا آپ کے جو اعزازی مجسٹریٹ مقرر کیے جائیں گے یہ کمشنر کے بس کا کام نہیں ہے. کمشنر کے بس کا کام ہے کہ یہ دیکھیں کہ کہاں پہ یہ آپ کے انکریجمنٹس ہو رہی ہیں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور وہ بھی انکریجمنٹس جب ہو چکی ہوتی ہیں تو 50 سال کے بعد اب وہ کام ہو رہا ہے جب بیچارے ایک نسل ان کی وہاں پہ مکانوں میں رہ چکی. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب انکریجمنٹ شروع ہو اسی وقت آپ کا بلڈوزر پہنچے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں سر کیونکہ آپ لوگ بہت سی چیزوں پہ کمانڈ رکھتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں اور کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کس حد تک ہو گیا اور کس حد تک رہ گیا ہے. مگر ایک چیز جو بہت بڑا مسئلہ ہے اگر ہم بات کریں اسکن کیئر پروڈکٹس کی جو کہ میرے دماغ میں ایک سوال تھا. مرکری ایک ایسا خطرناک کیمیکل ہے جو کہ ان چیزوں میں پایا جاتا ہے اور ہمیشہ بہت سی ایسی کمپنیز پہ بتایا بھی گیا ہے کہ بہت سے ممالک سے اس کو نکالا بھی گیا ہے لیکن آج تک پاکستان میں وہ برانڈ چل رہے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اسکن کینسر کے کازز ہیں وہ بہت زیادہ پرابلمس کرتے ہیں.
उस पे आप लोग काम किस हद तक कर रहे हैं, और उन लोगों को अवार्ड भी दिए जाते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई जो लोग देते हैं अवार्ड वो उसके रिस्पॉन्सिबल है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बाकायदा हाल ही में जो है जो स्किन जो रंग गोरा करने वाली क्रीम, इसके लिए कानून साजी करवा दी है। और जितनी भी स्किन ये बना रहे हैं, और वो एक तो हमारे बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं माशाल्लाह, वो सुबह सुबह दिखा रहे होते हैं, एक डॉक्टर साहब आते हैं, वो एक सांवली सी औरत का चेहरा रगड़ रहा होता है और 2 घंटे के अंदर उसको गोरा कर देते हैं। बस कुदरती तौर पे, जैसे डॉक्टर फराह आपको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह कलर दिया, ऐसा कलर तो वो नहीं हो सकता ना। अब एक सांवली लड़की, उसको तो कुदरती तौर पर अल्लाह ने दिया, वो भी उसका हुस्न है। अफ्रीका की अगर कोई बहुत काली जो है, वो भी अपने यहाँ बहुत खूबसूरत कहलाई जाती है। तो ऐसा नहीं, जो कुदरत ने जिसको जो दे दिया वो कुदरत ने दिया। तो मैं समझता हूँ कि हर एक को अल्लाह मियां ने हुस्न दिया है उसके हिसाब से। तो ये इसके ऊपर अब ये रंग गोरा करने वाली क्या है, ये क्रीम। अच्छा, फिर उसके बाद एक नई चीज आती है कि जी एक जो क्रीम है वो उसके साथ 6 महीने के बाद आता है न्यू। अबे भाई, ये पहले क्या बेचा आपने, अब न्यू आ गया। बात सर वही है कि ये जो चीजें हैं, ये मसाइल हैं, इन पे किस हद तक आप लोगों ने कंट्रोल किया और कितना करना रह गया है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, बहुत सी बातें रह गई हैं जानने वाली। एक चीज और पता कर लेते हैं, आपको बताते चले कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस कराती है, IT कॉन्फ्रेंस, रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, फूड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, फिर आपके अवार्ड सेरेमनी भी होती है। मतलब इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस आप कराते हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, जो कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार कराने का मकसद तो ये होता है कि अवेयरनेस, और उस टॉपिक के ऊपर हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, और उसमें हमने ये किया हुआ है कि जैसे जनवरी में हमारी जो है रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होगी, तो हम पुलिस के महकमे के साथ, सिंध पुलिस के साथ मिलके वो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हैं। इसी तरह हमारी फूड सेफ्टी, कंज्यूमर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कॉन्फ्रेंस होती है, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में फूड सेफ्टी पे शुमार की जाती है। उसमें भी तमाम फूड टेक्नोलॉजीज, तमाम उससे जो कंपनीज है वहाँ मौजूद होती हैं। फिर इसी तरह IT एंड टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस जो 27 फरवरी को मैरियट होटल में होगी इंशाल्लाह, और उसमें मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, और सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी साहब भी आ रहे हैं, चेयरमैन PTA भी आ रहे हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी डिपार्टमेंट है सब वहाँ पे मौजूद होंगे। तो वो IT टेलीकॉम, क्योंकि 5G आने वाला है, उस पे हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह एयर पैसेंजर्स कॉन्फ्रेंस होती है, इसी तरह कंज्यूमर्स फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्फ्रेंस होती है, ताकि फिर उसके बाद हमारी जो साल में एक अवार्ड सेरेमनी होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवार्ड सेरेमनी शुमार की जाती है, इसलिए कि उसमें जो है उनसे मुताल्लिका जो इदारे हैं या उससे मुताल्लिका जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, जो क्लास 1 कहलाते हैं, उनको अवार्ड से इसलिए नवाजते हैं कि हम उनको कंपटीशन लेवल बढ़ जाए, एक उनकी प्रोडक्ट की भी वैल्यू बढ़े और उनको वाकई सराहना चाहिए ऐसी प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच कोकब साहब, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम खत्म हुआ चाहता है, हमारे पास टाइम कम है, मगर सवाल अभी भी है आप लोगों की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। हम इंशाल्लाह फिर कोकब साहब को दोबारा किसी और प्रोग्राम में हम जरूर बुलाएंगे, और जो सवाल सर रह गए हैं बड़े जरूरी थे वो भी इंशाल्लाह आपसे हम जरूर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा कि जो कंज्यूमर एसोसिएशन है ये क्या काम कर रही है। आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, दुकानदार जहाँ लिखा हुआ खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, एक दिन बाद आप जाते हैं वो चेंज भी नहीं करता, आप उसकी जरूर कंप्लेन कीजिए, आप भी कीजिए, अपने घर में भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच कोकब साहब, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए इमाद साहब को, डॉक्टर फराह को, कोकब साहब को। अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।